ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, इट इज़ गैसेस। आज का हमारा चैप्टर गैसेस के बारे में है और गैसेस के जो लॉज हैं उनसे रिलेटेड हम इसको पढ़ेंगे। कलर चेंज कर दो ये वाला। तो बेटा गैसेस जो है ना, इससे रिलेटेड हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। गैस लॉज पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास बॉयल्स लॉ आता है, इसी तरह से चार्ल्स लॉ आता है, एंड द थर्ड वन इज़ एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है, ये तीन हम गैस लॉज पढ़ेंगे एंड देन वी विल डिस्कस द आइडियल गैसेस एज वेल एज रियल गैसेस, आइडियल गैस एंड रियल गैस। इसी तरह से हम फिर डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर गैसेस वाले में डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैस लॉज को और इन तीन लॉज को हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वो लॉज जो कि गैस के प्रिंसिपल्स या गैस के अकॉर्डिंग जो गवर्न करते हैं द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, द लॉज विच आर यूज टू गवर्न द या फिर डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। तो ये लॉज स्पेसिफिकली गैसेस के लिए हैं, ये लिक्विड्स या सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें से हमारे पास है जी बॉयज़ लॉ। तो बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, रिमेन कांस्टेंट। बॉयज़ लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी गैस है तो उसका जो वॉल्यूम है, यानी अगर ये एक कंटेनर है उसके ऊपर मैंने एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, ढक्कन टाइप। ठीक है, तो उसके अंदर जो गैस मौजूद है इट हैज़ सम वॉल्यूम। ठीक है, और उस पर एक मैंने प्रेशर जो है वो भी लगाया हुआ है। तो कहते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है, ये जो वॉल्यूम है उस गैस का, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रोवाइडेड या क्या चीज़ आपने गिवन रखनी, कांस्टेंट रखनी है, टेम्परेचर को आपने नहीं बढ़ाना और ना ही आपने नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी से कम होगी, और अगर दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो पहले चीज़ कम होगी। तो देखिए, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे, इधर प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड। ठीक है, मूवेबल पिस्टन को मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम जो है वो गैस उधर कम जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, करीब करीब उसके गैस हो जाएंगे। सो वॉल्यूम इज़ डिक्रीज्ड व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है बॉयज़ लॉ की, और इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखे, ये तीनों लॉज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द MCQs। V इज़ इक्वल टू, अब इज प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करते हैं, इज़ इक्वल टू आता है और उसकी जगह पर क्या आता है जी, कांस्टेंट K। और K की वैल्यू अगर हम निकालनी है तो K इज़ इक्वल टू V इंटू P। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ आपके पास पहले जो है वो P1 था और V1 था, ठीक है, और दूसरा आपने प्रेशर चेंज किया और अब वॉल्यूम हो गया V2, तो उसके लिए जो K की वैल्यू होगी इट इज़ द सेम। इन दोनों का प्रोडक्ट भी आपका K के बराबर है, कांस्टेंट है ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इट इज़ इक्वल टू K। जबकि इन दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तभी हमारे पास K आ जाएगा सेम वैल्यू के साथ। तो हम कह सकते हैं कि V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है फॉर
द बॉयज़ लॉ। दोबारा से देखें, कहते हैं कि बॉयज़ लॉ कहता है कि इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपने इन दोनों को कांस्टेंट रखना है, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रेशर कम था, वॉल्यूम ज़्यादा फैल के जो है ना गैस एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, जबकि अगर हम प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम जो है वो गैस को कंप्रेस हो गया और वो कम हो गई। ठीक है, देन मूविंग ऑन, सेकंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। अब बेटा चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब वॉल्यूम को उसने रिलेट कर रहा है टेम्परेचर के साथ, तो हम कह देंगे बाकी चीज़ हमने कांस्टेंट रखनी है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो चार्ल्स ने क्या किया, वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ अब रिलेट किया, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है वो, तो इसका मतलब है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हमने इसको रीड करना शुरू कर दिया फ्रॉम बॉटम, तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर जो है वो आपको पता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। इसने टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से उनकी मूवमेंट बढ़ी, मूवमेंट बढ़ने से वो दूर दूर फैले, विच इंक्रीज्ड द वॉल्यूम एज वेल। ठीक है, तो टेम्परेचर को कम कर दिया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो वो जो उनकी मोशन थी वो कम हो गई, तो वो एक दूसरे के करीब करीब आ गए, और आहिस्ता आहिस्ता उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इट मीन्स कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें, कांस्टेंट लगाएंगे के। ठीक है, और अगर दो वैल्यूज़ थी, फॉर एग्जांपल एट T1 हमारे पास था, और उस पर जो आपकी वैल्यू थी वो थी V1 वॉल्यूम की, फिर आपने उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ये चेंज कर दिया T2, और उसका वॉल्यूम अब हो गया है V2। तो दोनों की वैल्यूज़ जो हैं, अब इसकी K की वैल्यू क्या आएगी, K इज़ इक्वल टू V/T। ठीक है, तो इसी वैल्यू में हम दोनों वैल्यूज़ को V1 और T1 को पुट करते हैं, तो सो वी गेट द इक्वेशन V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन चीज़ें दी गई होंगी तो हम चौथी चीज़ निकाल सकते हैं विद दिस फार्मूला। तो इसमें याद क्या करना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन जो है वो शो किया गया है इन द चार्ल्स लॉ, एंड प्रोवाइडेड द प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स द कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब तीसरी चीज़ अब हम ले आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पहले हमने प्रेशर और टेम्परेचर के लिहाज से उसको किया था, और बाकी नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा था, जबकि एवोगैड्रोस लॉ में वॉल्यूम का जो रिलेशन है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा आपको पता है एक क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर एक क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 डज़न एग्स, एक दर्जन जो अंडे होते हैं उसके अंदर 12 होते हैं। ठीक है, एग्स जहाँ से भी आप पता करेंगे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो डज़न मीन्स 12, तो डज़न जो वर्ड है वो आपका 12 का मतलब देता है। तो एक मोल जो है ना, हमेशा ये भी एक क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, और वो क्वांटिटी कितनी होती है, 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23। अगर मैं कहता हूँ एक मोल ऑफ किसी भी एटम का है, तो आप कह देंगे ये 6.02 10⁻23 एटम्स हैं। अगर मैं कहता हूँ ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, CH4 है, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ NaCl है, आयनिक कंपाउंड, तो फिर आपके पास ये क्या बन जाएंगे, फार्मूला यूनिट्स बन जाएंगे इसके लिहाज से। तो बेटा मोल इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर एक क्वांटिटी जो कि डिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, और इसकी दूसरी स्टेटमेंट एक ये भी है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर आपके पास दो गैसेस हैं हैविंग इक्वल वॉल्यूम, डिफरेंट गैसेस, अगर ऑक्सीजन भी आपके पास है और दूसरी आपके पास है हाइड्रोजन, अगर एक का जो
क्वांटिटी है इट इज़ 1 मोल और दूसरी भी आपके पास 1 मोल है, या फिर अगर हम दूसरी तरह से देखें इसको कि दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात करें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि आपके पास अगर दो डिफरेंट गैसेस भी हैं लेकिन उनके पास इक्वल वॉल्यूम में है, वो आपका वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो फिर उनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मैंने जो है ना वो 22 डेसीमीटर क्यूब ली है और हाइड्रोजन इज़ द सेम 22 डेसीमीटर क्यूब, तो मैं कहूँगा कि इनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हैं, बराबर हैं। एज मतलब उसमें रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट गैसेस हैं, बट हैविंग द सेट दैट कि इक्वल वॉल्यूम अगर हैं दो गैसेस के, तो उनमें जो है ना इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होंगे, या फिर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम को डिटरमिन करते हैं। और याद रखना है कि 1 मोल इज़ इक्वल टू, एक मोल में कितना जो है ना वो वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये आपका जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, 1 मोल में इतने वॉल्यूम जो है वो गैस की मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका इक्वेशन फाइंड करें तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एन, कॉन्स्टेंट k लग गया है और k को अगर वैल्यू निकालनी है तो वो v/n हो जाएगा। और अगर हम दो वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, v1/n1 इज इक्वल टू v2/n2। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन बाय कंबाइनिंग ऑल दीज इक्वेशंस, अब आपने क्या करना है, हमने जनरल गैस इक्वेशन बनानी है। तो जनरल गैस इक्वेशन कब बनेगी कि ऐसी गैस जो कि इन तीनों लॉज को फॉलो कर रही है या फिर उसके मुताबिक चल रही है, तो हम इन तीनों लॉज को अब कंबाइन कर देंगे। कंबाइनिंग बॉयज़ लॉ पी वी इज़ इक्वल टू के, और चार्ल्स लॉ v/t इज़ इक्वल टू के, एंड कंबाइनिंग द एवोगैड्रोस लॉ v/n इज़ इक्वल टू के। तो के की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, तो अगर इधर कांस्टेंट होता है तो दूसरी तरफ भी जो वैल्यूज़ हैं दे गेट आल्सो द सेम। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी गेट पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। इधर जो n है सर, ये तो चलो पी वी तो इधर आ गया, ये t इधर था, n इधर था, इसको हम उधर ले गए, ठीक है। लेकिन जो ये r है ये कहाँ से आया, ये हमारा है जी यहाँ पर कांस्टेंट, इट इज़ द जनरल गैस कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं। और इस इक्वेशन को पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, या फिर इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस किसको कहते हैं कि ऐसी गैस जो कि प्रॉपर है, या फिर वो इतनी परफेक्ट किस्म की, आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट, कि आइडियल गैस वो होगी विच ओबेज ऑल द लॉज, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो गैस के लॉज हैं। तो ऐसी गैस विच ओबेज ऑल दिस लॉज प्रॉपरली इज नोन एज आइडियल गैस, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये तीनों लॉज को कंबाइन करने से हमारे पास आई है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ज़रा एटीएम के कुछ यूनिट्स हैं वो भी आप देख लें, ये भी एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर के क्या क्या यूनिट्स होते हैं तो बेटा प्रेशर का एक होता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ mmHg मरकरी लेवल के, ठीक है। और वो बराबर होता है 760 टॉर के। अच्छा 76 सेंटीमीटर है तो इसको अगर mm में करना है ना, 760 mm ऑफ Hg भी आपका आ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, मतलब से मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 76 हो गया। एंड द अदर वन इज़ पास्कल 101325 पास्कल भी इसी 1 atm के अंदर ये सारे वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से psi में अगर आप देखें 14.7 psi, ठीक है। और अगर बार के बारे में बात करें तो 1.01325 बार, दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर,
ठीक है। इसी तरह से एक और जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन मीटर, ये भी आपके एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जॉल के बराबर होता है। एक कैलोरी आपको मैंने बताया था कितने जॉल के बराबर होता है? 4.18 जॉल के बराबर होता है। एंड 1 जॉल इज इक्वल टू हाउ मच कैलोरी? तो फिर आप इसको इधर ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 0.239 कैलोरीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर एमसीक्यूज। तो अब ये जो आर की वैल्यू है, आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी, ऐसा ही है। तो अब इनमें प्रेशर और वॉल्यूम की जो वैल्यूज़ हैं हम जब इनमें पुट करेंगे, अब प्रेशर के हमने इतने यूनिट्स पढ़ लिए, तो हर एक के लिहाज से आर की वैल्यू जो है वो क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब हमारे पास यूज़ हो रहा है व्हेन प्रेशर इज इन एटीएम एंड वॉल्यूम आपका है डेसीमीटर क्यूब में, तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर इज इक्वल टू, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.0821 डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट भी याद रखना है, एटीएम पर केल्विन पर मोल। इसमें से ना ये गैसेस वाले जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं, इसमें से लाजमी कोई ना कोई जो है ना उसने एमसी को उठाना ही होता है। इस तरह से जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लिक्विड में से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रेशर हमारा है इज इन mmHg या फिर टॉर में, एंड वॉल्यूम आपका है डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में, तो फिर हमारे पास आर की जो वैल्यू होगी, आर इज इक्वल टू जनरल गैस कॉन्स्टेंट 62.4 डेसीमीटर क्यूब के यहाँ से आ जाएगा mmHg, और अगर सेंटीमीटर में करना होगा 62400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एंड देन लास्ट कि अगर आपका प्रेशर जो है when pressure has a unit of Newton meters per square and volume is in meter cube, तब R की वैल्यूज क्या होंगी आपके पास? 8.314 न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर की जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं? जॉल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने इधर पढ़ा 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल, तो 8.314 ये जॉल वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो फर्स्ट वाला और एक ये जॉल वाला। इसी तरह से कैलोरीज में अगर हमने करना है तो इसी को अगर हम कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 1.987 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, क्योंकि टेम्परेचर भी नीचे है और नंबर ऑफ मोल्स भी नीचे, तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। देन मूविंग ऑन, इधर वॉल्यूम और जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इधर आपका एक और फार्मूला भी बनता है, इट इज़ द डेंसिटी, और इसमें से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला इधर देख लें। वैसे तो होता है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा ही है, तो इसका यूनिट केजी मीटर पर क्यूब या फिर ग्राम अगर यूज़ कर रहे हैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ होता है। लेकिन इन केस ऑफ गैसेस तो इसकी डेंसिटी का जो यूनिट उसी इक्वेशन में से बना है वो होता है पीएम ओवर आरटी। उसी वॉल्यूम को और वो मास को जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स में से यूज़ करके डी इज इक्वल टू पी एम ओवर आर टी। ठीक है, वेयर डी इज़ द डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, पी इज इक्वल टू प्रेशर, आर इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट एंड टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इससे हमें क्या क्या रिजल्ट शो होते हैं कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कि प्रेशर बढ़ा दिया तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एमसीक्यू इसमें से बनता है। वो आपको दो गैसेज दे देते हैं, एक हीलियम गैस दे देते हैं और साथ में शायद ऑक्सीजन देते हैं। तो वो कहते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, या फिर इनका रेशो क्या होगा। तो आपने मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से देखना है कि मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा है उसकी डेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी उतने टाइम्स, क्योंकि ऑक्सीजन 16 होता है
और हीलियम 4 होता है, तो वो 4 टाइम्स जो है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हीलियम, ठीक है। एंड देन थर्ड वन इज़ कि डी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर। इसी फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं सारी वैल्यूज़। और चौथा वाला डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट के, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी नीचे था इस वजह से, क्योंकि ये वॉल्यूम के इधर से निकला ना, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी, तो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी डेंसिटी होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ एक दो चीज़ें हैं और फिर हमारा ये गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, आइडियल गैस और रियल गैसेस के दरम्यान में डिफरेंस। आइडियल गैस एंड रियल गैस क्या होती है? तो आइडियल गैस हमने पढ़ा विच ओबेज ऑल द गैस लॉज स्ट्रिक्टली, इट ओबेज ऑल द गैस लॉज, जितने भी हमने गैस लॉज पढ़े हैं उसको स्ट्रिक्टली ये ओबे करती है वो आइडियल गैस। लेकिन रियल गैस इट डज नॉट ओबे द गैस लॉज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसका है देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। देयर एक्चुअल वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कि कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ गैस का वॉल्यूम नहीं बल्कि जो गैस है उसका कम वॉल्यूम होगा एज़ कम्पेयर टू, मतलब ना होने के बराबर है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। दे पोजेस सम वॉल्यूम, गैसेस का कोई ना कोई क्या होता है, चाहे कम हो लेकिन दे पोजेस सम वॉल्यूम। ये तो आइडियल कंडीशंस है ना, लेकिन रियलिटी में क्या है वो ये चीज़ें हैं। तो आइडियल गैस के दरम्यान में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्शन, नो इंटरमोलिकुलर, ना ही कोई अट्रैक्शन के फोर्सेस होंगे और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, जबकि इन रियलिटी इट इज़ नॉट लाइक दिस। कोई ना कोई नेग्लिजिबल अमाउंट में भी कोई ना कोई आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, फोर्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। और इनकी जो कोलिजन होती है इट इज़ इलास्टिक कोलिजन। ये हमने इन द फिजिक्स जो है वो पढ़ा है मोमेंटम में कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें मोमेंटम और टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, मोमेंटम प्लस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। जबकि इनकी जो कोलिजन्स होती हैं दे आर इन इलास्टिक इन नेचर, इन इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे जो कि एक आइडियल गैस और रियल गैस के दरम्यान में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और एक ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग पी वी ओवर आर टी की वैल्यू अगर हम इस साइड पर लें अलॉन्ग दिस एक्सिस एंड प्रेशर इज टेकन ऑन दिस एक्सिस, तो कहते हैं कि अगर हम प्रेशर को ज़्यादा रखेंगे तो फिर जो गैसेस हैं उनका बिहेवियर कुछ यूँ होगा। ये जो सेंटर वाली लाइन है वो आपके पास आइडियल गैस की जो लाइन है, जो गैसेस के जितना ज़्यादा करीब होगी इट विल बी नियरर टू द आइडियलिटी, ठीक है। जबकि आपके पास ये हीलियम हो गई, इसी तरह से हाइड्रोजन गैस भी इसके ऊपर इधर आती है एंड नाइट्रोजन गैस, इस तरह से इसका बिहेवियर होता है। लेकिन जब इसी ग्राफ को हम इस तरह से दूसरी कंडीशंस के लिहाज से देखें
एट हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। अब हमने क्या कर दिया है, वो नॉर्मल कंडीशंस थी, अब अपने टेम्परेचर को हाई कर दिया है और प्रेशर क्या कर दिया है, इट इज़ केप्ट लो। तो फिर क्या हुआ, देखने में आया कि ये जो गैसेस का बिहेवियर था इट इज़ नियर टू आइडियलिटी, यानी कि हीलियम जितना पहले ज़्यादा डिविएट कर रही थी अब जो है वो कम डेविएट कर रही है, हाइड्रोजन भी उसके करीब हो जाएगी, इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो भी थोड़ा बहुत जो है वो आइडियलिटी के करीब हो जाएगी। तो ये हम कहते हैं कि ये Z की वैल्यू है आइडियलिटी वाली, ठीक है। तो अगर तो Z जो है वो 1 होगा तो बिल्कुल लाइन जो है ना वो पैरेलल होगी, अगर Z लाइन से ऊपर है तो इसका मतलब है वो आइडियल गैस नहीं है, ठीक है। और अगर Z 1 से कम है तो फिर वो आइडियल गैस से भी नीचे वाली उसकी वैल्यू का जो रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं वो होती है। लेकिन हमें इसको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये रखना है कि आइडियलिटी के करीब किस कंडीशन में वो जाती हैं। तो द कंडीशन इज़ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर जो गैसेज हैं दे रियल गैसेज बिकम आइडियल गैसेज एट दिस कंडीशंस, ठीक है।